हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जीआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉनिश के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी प्राथमिक समूह, ऑप्शन सी सामाजिक समूह या ऑप्शन डी गौड़ समूह। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, समुदाय के अंतर्गत टॉनिश ने पड़ोस को रखा है। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टॉनिश जो कि एक जर्मन समाजशास्त्री थे तथा इन्हें जर्मन समाजशास्त्रीय परिषद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। टॉनिश ने 1887 में अपनी रचना गेमनीसॉफ्ट या गैसेलसॉफ्ट से ये अधिक लोकप्रिय हुए, जिसमें इन्होंने गेमनीसॉफ्ट जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द था, इसका प्रयोग समाजशास्त्र में समुदाय के अर्थ में लिया और समुदाय के अंतर्गत इन्होंने पड़ोस को माना। वहीं गैसेलसॉफ्ट का अर्थ इन्होंने समाज के रूप में लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। वेबर का स्त्रीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है, क्योंकि मार्क्स ने इनमें से एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी संपदा, ऑप्शन सी स्थिति या स्टेटस समूह और ऑप्शन डी बौद्धिक समूह। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिति या स्टेटस समूह को एक स्त्रीकरण में अतिरिक्त जोड़ा है आपका वेबर ने। आइए जान लेते हैं वेबर और मार्क्स का स्त्रीकरण का सिद्धांत। पहले जानते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, उनकी संपत्ति और उनकी शक्ति के अनुसार उच्च से निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी समाजशास्त्रियों ने स्त्रीकरण के इन स्वरूपों तथा आधारों का एक विशेष उल्लेख किया है, जिसमें एक तो उन्होंने वर्ग के आधार पर स्त्रीकरण किया, दूसरा उन्होंने जाति के आधार पर और तीसरा उन्होंने शक्ति के आधार पर किया। वहीं वेबर ने भी समाज में वर्ग के आधार पर आर्थिक स्त्रीकरण पर मतभेद देखा है। वेबर का कहना है कि वर्गों की उन्नति के अवसर परस्पर अलग अलग होते हैं। जहां मार्क्स ने 2 वर्ग बताए हैं जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक उन्होंने बताया है आपका उन्होंने पूंजीपति वर्ग बताया है और दूसरा आपका उन्होंने श्रमिक वर्ग बताया है। वहीं वेबर ने निम्नलिखित 4 वर्ग बताए हैं। पहला आपका उन्होंने बताया धनी वर्ग, दूसरा बुद्धिजीवी प्रशासकीय प्रबंधन वर्ग और तीसरा इन्होंने परंपरागत व्यापारी वर्ग और चौथा इन्होंने मजदूर वर्ग। तो इनमें आर्थिक स्तर पे इन दोनों में ये विभेद होता है। वहीं वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में वर्ग के साथ साथ एक और विशेषता को प्रमुख माना है, जो कि सामाजिक सम्मान या सामाजिक स्थिति, मतलब स्थिति को भी इन्होंने जोड़ा है कि ये समाज के स्त्रीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसीलिए वेबर ने वर्ग के स्थान पर स्थिति समूह शब्द का प्रयोग किया। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए आदर्शीय एवं सीनेट संस्कृतियाँ, प्रिटिम सेरोकिन, मतलब अवधारणा और समाजशास्त्री दिया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी महानगरीय एवं स्थानीय निवासी, ये अवधारणा है जो कि आर.के. मार्टन समाजशास्त्री का नाम दिया है। ऑप्शन सी रुग्ण भूमिका या रोगी भूमिका, जो कि आगे आपका समाजशास्त्री जे.एच. मीड, और ऑप्शन डी संरचना एवं कार्य रैडक्लिफ ब्राउन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है अवधारणा से? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी रुग्ण भूमिका या रोगी भूमिका, आपका जे.एच. मीड का ना होकर पार्सन्स का है। आइए जानते हैं रुग्ण भूमिका क्या होती है। रुग्ण भूमिका, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एल.जे. एंडरसन ने किया, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या जो है आपकी वो पार्सन्स ने किया। जब व्यक्ति बीमार होता है
तो उसे कुछ कार्यों से विमुक्त होना पड़ता है और साथ ही कुछ प्रिकॉशंस भी अपनाना पड़ता है। इसे ही पार्सन्स ने रुग्ण भूमिका कहा है। ठीक है, आई होप रुग्ण भूमिका समझ में आया होगा। जब कोई इंसान बीमार हो जाएगा या कोई भी आदमी जो कार्य करता है उसे कुछ कार्यों से को छोड़ देना पड़ता है उस बीमारी की वजह से, तो उसे ही हम रुग्ण भूमिका कहेंगे, जिसको पार्सन ने इस तरह परिभाषित किया है। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन का जो कि उन्होंने अवधारणा दी है संरचना और समाज की, तो उसे भी जान लेते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना को समझने में दो बातों को स्पष्ट, पहला समाज की संरचना और दूसरा संरचनात्मक स्वरूप की बात करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाज की संरचना वास्तविक संबंधों पर आधारित होती है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार, और संरचनात्मक स्वरूप जो होता है इन संबंधों को प्रतिमानिक आधार बनाए रखने में भूमिका निभाता है। अतः संरचनात्मक स्वरूप समाज के मानक हैं एवं संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। संस्थाएं व्यक्ति के परस्पर अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करती है, नियमबद्धता पनपती है। मतलब इसमें ये जो संरचना एवं कार्य, इनकी अवधारणा थी रेडक्लिफ ब्राउन की, इन्होंने संरचना के दो रूप बताए थे, पहला समाज की संरचना, दूसरा संरचनात्मक स्वरूप। संरचना जो थी वो वास्तविक संबंध जो भी थे इंसान के या मनुष्य के, दूसरा संरचनात्मक स्वरूप जो थे जो वो प्रतिमान होते हैं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये सब जो प्रतिमान संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट किए जाते वो थे। तो इस तरह उन्होंने बताया कि सामाजिक संरचना में सामाजिक स्वरूप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी तरह वे व्यवहारों को अपेक्षित करते हैं और नियमबद्धता सामाजिक संरचना के स्वरूप के आधार पर ही आती है। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाए तब इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतर भूमिका, ऑप्शन बी भूमिका में भिन्नता, ऑप्शन सी भूमिका दबाव या ऑप्शन डी भूमिका में अस्पष्टता। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर भूमिका। जब भूमिका की मांग में कठिनाई का अनुभव किया जाए तो इसे हम अंतर भूमिका कहेंगे। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इरविंग गॉफमैन जो कि एक नाट्यशास्त्र पद्धति के जनक हैं, इन्होंने ही भूमिका अंतराल या भूमिका अंतर की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इनके अनुसार इसका अर्थ बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमिका निर्वाह से है जो समाज से सम्मत नहीं रखता है, मतलब समाज के विरोध होता है, जो समाज में मान्य नहीं होता है, ऐसी भूमिका को इन्होंने भूमिका अंतर अवधारणा के रूप में गॉफमैन ने प्रस्तुत किया। जैसे कि बता दें, जैसे कि आप मान लीजिए किसी वृद्ध व्यक्ति का किसी यंग लड़की के साथ प्रेम करना या प्रेम विवाह करना, मतलब इस तरह से ये समाज में मान्य नहीं होता है, तो इसे ही उन्होंने भूमिका अंतर बताया है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नीचे 4 प्रारंभिक समाज विचारक की सूची दी जा रही है। समाजशास्त्र समाज मानव विज्ञान में उनके प्रवेश के क्रम अनुसार चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है एफ ए नोडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, क्लाइड लेवी स्ट्रॉस और मैलिनोवस्की। ऑप्शन बी दिया आपका रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, एस एफ नोडेल और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन डी दिया है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की या एस एफ नोडेल, और ऑप्शन डी दिया है मैलिनोवस्की, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन और एफ ए नोडेल। मतलब काल क्रम अनुसार इनको सही क्रम में लगाना है, कौन सा आपका सही दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन सबसे पहले, फिर उसके बाद मैलिनोवस्की, उसके बाद एफ ए नोडेल और उसके बाद क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। यह आपका क्रम अनुसार सही है। आइए अब जान लेते हैं रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोवस्की के बारे में, जो कि अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन, इनका जो जन्म था वो 1881 से लेकर इन्होंने 24 अक्टूबर 1955 तक के इन्होंने जो भी कार्य किए। एक अंग्रेजी सामाजिक मानव वैज्ञानिक थे जिन्होंने संरचनात्मक, कार्यात्मक और सह विकास के सिद्धांत को विकसित किया। तो ये जो रेडक्लिफ ब्राउन है आपके, ये संरचनात्मक, कार्यात्मक और सह विकास के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं जैसे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटिव ट्राइब्स इन पार्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरी इनकी है 3 टाइप्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया,
और इनकी पुस्तक का नेम है द अंडमान आइसलैंडर आ स्टडी ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, अरेंजमेंट ऑफ स्टोन इज ऑस्ट्रेलिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, और लास्ट इनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण जो कि संरचनात्मक रूप में कार्य किए गए थे। वहीं बात करें बी मैलिनोवस्की की, तो ये ब्रिटिश मानवशास्त्र के इनको पिता या फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। बी मैलिनोवस्की के अनुसार समाज व्यक्तियों के समूह का उद्देश्यपूर्ण सामाजिक क्रिया में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बी मैलिनोवस्की ने ही सहभागी अवलोकन पद्धति से समाज का अध्ययन किया। बी मैलिनोवस्की ट्रोबिएंट आदिवासी समूह का भी अध्ययन करते हैं। इन्होंने आवश्यकताओं की जो बात की है वो 3 प्रकार की बताई है, एक मूल आवश्यकता, एक उत्पन्न आवश्यकता है और एक एकीकरण आवश्यकता है। मूल आवश्यकताएं जो कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक एवं जैविक वैसे आवश्यकता होते हैं जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य, जैसे विवाह और परिवार, ये मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत रखा है। वहीं उत्पन्न आवश्यकताओं के अंतर्गत संस्कृति द्वारा उत्पन्न मूल आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, राजनीति या वैज्ञानिक व्यवस्था। और तीसरा इन्होंने जो आवश्यकता बताया एकीकरण की आवश्यकता, इसमें संस्था समूह को एकीकृत करने के लिए जो भी संकेतों की आवश्यकता, जैसे कि धर्म हमारे जो भी बुरे अच्छे जो भी चीज़ें करते हैं उसको वो एकीकरण रखता है, वैसी संस्कृति, वैसी आपकी कला, ये सब एकीकरण आवश्यकताएँ होती हैं। और बी मैलिनोवस्की की जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कि द कुला रिंग एक्सचेंज, ऑर्गोनट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, नंबर 3 है आपकी क्राइम एंड कस्टम इन स्वेज सोसाइटी, नंबर 4 है कोरल ग्रेन्स एंड देयर मैजिक, एंड नंबर 5 सेक्स एंड रिप्रेजेंट इन स्वेज सोसाइटी। ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रत्येक स्तर पर मामलों को उसी अनुपात से लेना चाहिए जिसमें ये विश्व में घटित होते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरल यादृच्छिक सैम्पलिंग, ऑप्शन बी व्यवस्थित सैम्पलिंग, ऑप्शन सी स्थिरीकृत यादृच्छिक सैम्पलिंग, या ऑप्शन डी अनुपातिक स्थिरीकरण सैम्पलिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुपातिक स्थिरीकरण सैम्पलिंग, जो कि जो भी स्तर होते हैं उनको उसी अनुपात में लेता है जिस अनुपात में वे घटित होते हैं। आइए कुछ अन्य सैम्पलिंग को भी जान लेते हैं, जैसे कि साउद्देश्य प्रतिचयन। नाम से ही आपको समझना है, साउद्देश्य मतलब उद्देश्य के रूप में नमूनों का चयन करना। साउद्देश्य प्रतिचयन में प्रतिदर्श का चुनाव एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम नई दिल्ली शहर में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर की एक तस्वीर देना चाहते हैं तो हम वहाँ भव्य आलीशान मोहल्ले में रहने वाले लोगों को अपने प्रतिदर्श मतलब नमूने में शामिल करेंगे और कम आय और मध्यम वर्गीय मोहल्ले को नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि ये सा उद्देश्य यही है कि हमें दिल्ली शहर का जीवन दिखाना, जीवन स्तर, तो उसमें हम जो अच्छे लोग रह रहे होंगे, जो अच्छे तरीके से जिनका रहन सहन होगा, उनको शामिल करते हैं। इस प्रतिचयन पद्धति की कमी यह है कि ये पक्षपाती होती है और इससे पूरी आबादी का प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त नहीं हो पाता है। वहीं ऑप्शन में आपका सरल यादृच्छिक प्रतिचयन आया है, जिसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। ये जो होता है इसमें सबसे पहले बात तो बता दें ये होता क्या है। इसमें जो होता है जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के परिदृश्य में शामिल होने की संभावना, जिस भी चीज़ का, जैसे किसी जनसंख्या है तो पूरी जनसंख्या को शामिल होने की समान संभावना होती है तथा किसी एक सदस्य के चयन किसी दूसरे सदस्य के चयन को बाधित नहीं करता है। जैसे कि लॉटरी विधि, लॉटरी में क्या होता है, सभी के नाम आने की आपकी संभावना प्रबल होती है, ठीक है। और फिर दी गया है स्त्रीकृत प्रतिचयन। तो स्त्रीकृत प्रतिचयन में कुछ लक्षणों के आधार पर जनसंख्या को समूहों में बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक समूह के भीतर एक संभावना प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब कोई ऐसा अनुसंधान जो विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब इसको हम यूज़ में लेते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। वहीं व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, ये व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन जो है, प्रतिचयन मतलब नमूना या सैम्पलिंग है, ठीक है। इसमें हम आबादी के हर सदस्य की एक सूची बनाते हैं। इस सूची में हम
यादृच्छिक या रैंडम ढंग से आबादी सूची पहले का इकाइयों का चयन करते हैं, उसके बाद हम सूची के हर तत्व जो का इकाई की सूची हो उसको भी अनेक तत्वों में बांट देते हैं। और जब बराबर बराबर बांट देते हैं, इस कारण एक व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन का अलग अलग हो जाता है। मतलब कई पहले वर्गों में विभाजित करते हैं, फिर उसको भी कई प्रकार से डिवाइडेड कर देते हैं। तो ये हमारा व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन है। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अवधारणा और समाजशास्त्री का नाम दिया है। ऑप्शन ए व्यवहारिकतावाद टी-पर्सन, ऑप्शन बी सुप्त कार्य वेबर, ऑप्शन सी सांकेतिक अंतःकार्यवादी ई दुर्खिम, या ऑप्शन डी द्वंद्व सिद्धांत जे.एच. मीड। तो यहाँ कौन सा आपका गलत है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सुप्त कार्य। ये वेबर का ना होके आपका सुप्त कार्य की अवधारणा मर्टन ने दी है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए के डेविस, ऑप्शन बी जे पार्सन्स, ऑप्शन सी ई दुर्खिम, या ऑप्शन डी एम वेबर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए के डेविस ने स्त्रीकरण, मतलब स्त्रीकरण का आप स्ट्रैटिफिकेशन जिसे इंग्लिश में बोलेंगे, के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत दिया है। जो के डेविस थे, इन्होंने इस स्त्रीकरण के सिद्धांत को अपनी पुस्तक थी सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें उन्होंने इस व्यवहारिक विश्लेषण के सिद्धांत को दिया है। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मार्गन का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रत्य सिद्धांत, ऑप्शन बी मात्र सिद्धांत, ऑप्शन सी आदिम स्वैरिकता या प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी, या ऑप्शन डी विस्तृत परिवार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आदिम स्वैरिकता। ये मार्गन इससे संबंधित है। अब आइए जानते हैं आदिम स्वैरिकता क्या होती है। मार्गन, जो कि अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्र के पिता माने जाते हैं, मार्गन का नाम आदिम स्वैरिकता से संबंधित है। मार्गन मानते थे, या मार्गन के मत अनुसार शिव ही आदिम समाजों का एकमात्र समूह था, मतलब शिव एक आदिम समाजों का समूह था जिसमें यौन साम्यवाद या यौन स्वतंत्रता का प्रचलन था। इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब ये जो आदिम स्वैरिकता है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी स्त्री से कोई भी पुरुष यौन संबंध स्थापित कर सकता है। इसे आदिम स्वैरिकता अवधारणा के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। और ये किस आदिम समाजों पे? एक को शिव आदिम समाज थी, उसका उन्होंने अध्ययन किया और उसमें ये चीज पाया। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अवधारणा और समाजशास्त्री के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए समुदाय फर्डिनेंड टॉनिज, ऑप्शन बी त्रिस्तरीय कानून अगस्त काम्टे, ऑप्शन सी डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी लघु परंपरा मीड। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी लघु परंपरा मीड। लघु परंपरा आपकी मीड की ना होकर के ये आपकी रॉबर्ट रेडफील्ड की है। आइए अब जानते हैं लघु परंपरा, या इसे बोल सकते हैं लघु समुदाय। इसकी जो अवधारणा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। ये इन्होंने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में युकेटाना राज्य के चानकोमा गांव के अध्ययन को करके प्रतिपादित किया। अतः रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे, इन्होंने ही लघु समुदाय का अध्ययन किया और इन्होंने लघु समुदाय को एक ऐसा समुदाय कहा जिसमें जन्म से शमशान तक सबका प्रबंध रहता है। ये चीज़ कहते थे लघु समुदाय के संबंध में। तथा इन्होंने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहला इन्होंने लघुता बताई है आपकी, दूसरा इन्होंने विशिष्टता, तीसरा आपकी समरूपता और चौथा इन्होंने आत्मनिर्भरता बताई है। इन्होंने जब लघु समुदाय का अध्ययन किया तो इन्होंने 37 लघु समुदायों का अध्ययन किया था और उसमें पाया था कि जो अधिकांश समुदाय में उन्होंने ये पाया था कि प्रत्येक समुदाय में विशेष भिन्न भिन्न प्रकार की मात्राएं
पाई जाती हैं। जैसे कि इन्होंने रेडफील्ड ने बोलिविया के जंगलों में रहने वाले श्रियोनो इंडियनों के बारे में बताया था कि ये लघु एवं विशिष्ट समुदाय हैं। अतः बस आपको इतना ही याद रखना है कि लघु समुदाय, जो कि इनकी पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी, और किस गांव के आधार पर, तो युकेटाना प्रांत के चानकोमा नामक गांव का अध्ययन किया था। कुल 37 लघु समुदाय का इन्होंने अध्ययन किया था और इनका नाम याद रखिएगा। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।